हेलो दोस्तों, विद्या दक्ष एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह घटना चक्र का ऑनलाइन सीरीज अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं। आज शुरू करते हैं एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास से। इसमें पहला टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में अगर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विद थे। भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया था। थॉमसन ने किया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहार्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स वर्गेस और वाल्टर इलियट जिस गतिविधि से जुड़े हुए थे वह था पुरातात्विक उत्खनन। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़, चोपानी माडो, काकोरिया, महददा एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा और सराय नाहर राय से हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर राय और महदहा से। एक ही कब्र के 3 मापन मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा से खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल से। उसके बाद आगे भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लौरा देव से। औदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं बागोर से। पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। आहार अथवा बनास संस्कृति समकालीन थे हड़प्पा संस्कृति की। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से नौदा टोली का उत्खनन करवाया था H.D. सांकलिया ने। नौदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जो नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वो है संगनकल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैलचित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, उनका नाम था B.S. वाकनरकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनरकर ने भीमबेटका के शैल शिलाश्रयों की खोज की। वर्ष 1957 में गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर से फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर, जो वर्तमान समय में ऐसे ही हम लोग के यहाँ भी होता है। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए। गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र कलाकृतियों के लिए। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखैया से है।
अब देखिए सूची है यहाँ, इसमें है पाषाण काल सोन नदी घाटी से तक था। मध्य पाषाण काल भीमबेटका की गुफाएं उस समय उस काल के थे। नव पाषाण काल बुर्जहोम, ताम्र पाषाण काल बनास घाटी से संबंधित है। पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान के बारे में बताया गया है। नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है, डिडवाना राजस्थान और गुडियाम गुफा तमिलनाडु। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दिए थे जी.आर. शर्मा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। नोट: राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं सैंधव सभ्यता। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि इतिहास युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी और आर्यन सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है E.J.H. मय के सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ है लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्यन प्री आर्यन सभ्यता से। हाथी, गाय, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है। गाय का चनहुद्रो, कोटदीजी, सहगौरा तथा देसलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है सहगौरा। अब यहाँ देखिए स्थल है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज, मतलब कौन सा स्थल से क्या खोजा गया। प्राचीन लोथल से गोदीबारा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, वनमाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, हड़प्पा से सावधान R37, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली। यहाँ आइए कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था उसके बारे में बताया गया। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, पैठन गोदावरी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलुज नदी से। सैंधव सभ्यता का महत्व स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ दिखाता है प्राचीन स्थल वर्तमान समय में किस राज्य में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात में हो गया, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, वनमाली हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा हो गया, हुल्लास उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, बालू हरियाणा, पाडरी गुजरात।
सही सुमिलित है। कौन से स्थल का खोज किसने किया? हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया, हस्तिनापुर के बीबी लाल, तक्षशिला का जॉन मार्शल, कौशाम्बी का एच.जी. मजूमदार, लोथल का एस.आर. राव, सुरकोटदा का जे.पी. जोशी और धौलावीरा का जे.पी. जोशी, आर.एस. बिष्ट। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित है मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, जुटेरजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी एवं अलीमुराद। चनहुदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा है। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, स्थित है सौराष्ट्र, गुजरात में। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ हड़प्पा कालीन स्थल बनमाली तथा कालीबंगन से। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, लोथल गुजरात में है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित है भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। पत्तन मतलब यहाँ आता है बंदरगाह से मतलब रहता है लोथल। हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर जिसका पश्चिमी एशिया के व्यापारिक संबंध था लोथल से। कालीबंगा, रोप और पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी है। विकलानुसार स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चिनाब तथा झेलम। संपूर्ण सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं मातृ देवी की, पशुपति की, लिंगोरियोनी की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी जगपति जोशी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है राखल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज, और दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। हड़प्पा का वह उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर.डी. बनर्जी के, एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा बी.ए. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है वो है बी.ए. स्मिथ। सही कालानुक्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिन धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनमाली में से वह स्थल जो घग्गर और उनकी सहायक नदियों की घाटी से स्थित है बनमाली। सही कथन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। कथन, सही कथन है
मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है गुजरात। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा, वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। वह बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है, वो है धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है धौलावीरा से। कुतांसी धौलावीरा लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहां से द्विशव संस्कार डबल बैरियर का प्रमाण मिला है लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वचस्वाशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है पीपल की। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति में नहीं मिलता है वो है घोड़ा। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वो है शेर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी मिस्र की सभ्यता। माया, एज़टेक, मुइस्का, इका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है एज़टेक, माया, मुइस्का, इका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन की सभ्यता। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता। अब आज ये देखते हैं यहाँ से वैदिक काल। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उन्नत व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रयी नाम है 3 वेदों के ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। अब सही सुमेलित कर है यहाँ पे। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद बलिदान और कर्मकांड से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है, सामवेद में संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंध है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है वो है अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं 10,552। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में मंडल है 10। सही सुमेलित है वेद, ब्राह्मण, ऋग्वेद, ऐत्रेय, सामवेद, पंचविश, अथर्ववेद, गोपद, यजुर्वेद, शतपथ। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद। तक्षशिला, अतरंजी खेरा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेरा से।
उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषद में मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ था श्वेतांबर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह कुंभा और कुरुमु नदी है। वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। कुंभा को आज काबुल कहते हैं, परुष्णी मतलब रावी, सदानीरा गंडक, शत्रुदी मतलब सतलज। वेदांतर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टय है। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वह आश्रम जिसमें रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है गृहस्थ आश्रम। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एकक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम से। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। लोपामुद्रा, ग्रागी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग होने लगा सिक्का में। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गला का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण से। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है बोगजगोई अभिलेख। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है बाल गंगाधर तिलक। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु पंचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ से। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के रूप में जाना जाता है सरस्वती नदी। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, द्रुह, पुरु, अनु एवं तुर्बसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वो है जौ। अब यहाँ देखिए वह सही सुमेलित है। व्रीहि चावल से संबंधित है, मृदक मूंग से, यव जौ से, इक्षु गन्ना से। ऋग्वैदिक पनी नागरिक थे व्यापारी वर्ग के। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश
परंपरागत राजतंत्र का। वैदिक युगीन सभा थी मंत्री परिषद की। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। वह वेद जिसमें सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है वो है अथर्ववेद। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी का नाम था सभा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का वह विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था एकैक्यवादी बहुदेववादी। सार्वधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है। वे झंझावत के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। क्षत्रिय वर्गों का उपनयन संस्कार में जिस मंत्र के संपादन का प्रावधान था वह मंत्र था त्रिष्टुम्भ मंत्र। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक है पुराणों के। पुराणों की संख्या वर्तमान समय में 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। सतसहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वो थे वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद से। एक याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद से। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़े द्वारा खींचा गया है श्वेताश्वतर उपनिषद। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनव्याही मां होने के लालछन को चुनौती देती है उल्लिखित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी परिवार। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्या माना जाता था गाय को। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू अधिकारी था राजस्व कर जमा करने वाला। यहाँ देखिए अब सही सुमेलन है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक थे। ऋग वैदिक समाज चरागाह था और मध्य काल जमींदारी से संबंधित थे। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 वर्ग का नहीं है कोश। संस्कारों की संख्या थी 16 संस्कार। जीविकापार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। पुराणों के संदर्भ में सही कथन है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। बौद्ध धर्म अब नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।